स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग काव्य हेतु प्रयोजन एवं सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। तो वीडियो को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व विनम्र निवेदन, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, काव्यालंकार की रचना किस विद्वान ने की थी? तो काव्यालंकार की रचना जो है आचार्य भामा ने की है। अगला प्रश्न, आचार्य वामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए किस ग्रंथ की रचना की? तो आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना की। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है आपको, तो इसमें जो है भामा की जो रचना है वह काव्यालंकार है, वामन की रचना जो है वह काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है, और रुद्रट की जो रचना है वह काव्यालंकार है, और काव्य प्रकाश जो है वह रचना मम्मट की है। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि किसका मत है कि प्रतिभा जन्मजात होती है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य वामन। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, तो इसमें जो है अलंकार संप्रदाय जो है वह आचार्य भामा का है, और रस संप्रदाय जो है वह भरत मुनि का है, और रीति संप्रदाय आचार्य वामन का है, और वक्रोक्ति संप्रदाय आपका आचार्य कुंतक का है। यानी 1 2 3 4 इसका कोट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आनंदवर्धन, ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो है असत्य कथन आपका हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा अवचेतन मन में रहती है। यह कथन जो है असत्य है, बाकी तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, काव्य निर्माण का तीसरा हेतु क्या कहलाता है? तो काव्य निर्माण का तीसरा हेतु जो है वह कहलाता है अभ्यास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस कवि ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक लिखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा मयूर कवि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक इसमें कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। अब ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दंडी ने अपने किस ग्रंथ में अलंकारों के साथ साथ रीति और गुणों की चर्चा की है? तो इसका जवाब हो जाएगा काव्यादर्श, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक इसमें से कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं आचार्य कुंतक हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं उद्भट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आचार्य जयदेव के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आचार्य जयदेव के ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित करना है आपको। तो अलंकार मंजरी जो है यह कन्हैया लाल की रचना है, और इसके बाद अलंकार मंजूषा जो है यह लाला भगवान दीन की रचना है। अलंकार पीयूष जो है यह रमाशंकर शुक्ल रसाल की है,
और काव्यश्री जो है सुधीरेंद्र की है। तो सुधीरेंद्र की है, तो ऑप्शन जो है इसमें बन जाएगा आपका 2, 1, 3, 4। इसका ऑप्शन जो है बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलंकारों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है अलंकार व अलंकार में भेद नहीं है, यह कथन जो है असत्य कथन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान का कथन है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति का विशेष द्वार है? तो यह कथन जो है सुमित्रा नंदन पंत का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मैं अलंकारों के महत्व को भूल नहीं सकता, किसी भी प्रकार उनका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि अलंकारों ने काव्य कौशल के बहुत से ऐसे भेद खोले हैं जो अन्यथा अवशिष्ट रह जाते। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य इसमें जो है आचार्य भरत मुनि है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भट्ट लोलट का मत क्या है? तो भट्ट लोलट का जो मत है वह आरोपवाद है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अनुमितिवाद किसका मत है? तो अनुमितिवाद जो है यह शंकुक का मत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कथन पे विचार करना है आपको। तो इसमें भट्टनायक का मत जो है भुक्तिवाद है, ऑप्शन सही है ये। इसके बाद आचार्य अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद है, यह भी सही है। भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद है, यह भी सही है। अभिनव गुप्त ने रस की विवेचना की है, यह भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है रस के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो रस प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों है, यह ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो श्रृंगार रस जो होता है इसका अस्थाई भाव रति है, सही है। हास्य का हास है, ये भी सही है। और शांत का निर्वेद है, ये भी सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। करुण का विस्मय, यह ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि करुण का जो अस्थाई भाव हुआ शोक होता है। अगला प्रश्न, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से असत्य कथन आपको चयन करना है। तो इसमें रस के 6 अवयव हैं, यह असत्य कथन है। श्रृंगार को रसराज कहते हैं, सही है। रथ के 3 भेद हैं, स्थायी भावों की संख्या 9 है, सही है। अगला प्रश्न है कि संचारी भाव एवं अस्थायी भाव के बीच पोष्य पोषक संबंध होता है, यह मत किस आचार्य का है? तो यह मत जो है भट्ट लोलट का मत है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, भावकत्वम साधारणीकरणम, यह परिभाषा किसने दी है? तो भावकत्वम साधारणीकरणम यह परिभाषा जो है दी है भट्टनायक ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ के अति सुकुमार में कौन सा तत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीक तत्व, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपको सुमेलित करना है। तो इसमें जो है काव्यादर्श जो है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं दंडी। सिद्धांत और अध्ययन जो है इसके रचनाकार बाबू गुलाब राय हैं। और रस मीमांसा जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है।
तो इस हिसाब से कोड बनेगा 4123। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, फिर सुमेलित करना है आपको। तो इसमें जो है उत्पत्तिवाद जो है, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है। अनुमितिवाद जो है यह शंकु का है। और भुक्तिवाद जो है यह भट्टनायक का है। और अभिव्यक्तिवाद जो है यह अभिनवगुप्त का है। तो 2 3 4 1 इसका कोड बनेगा। ऑप्शन इसका जो है वह सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, शांत का निर्वेद्य होता है, और अद्भुत का जो है विस्मय होता है, और विभत्स का जुगुप्सा होता है। तो इसका 1 2 3 4 कोड बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? तो वीर रस में जो है गुण होता है आपका ओज गुण होता है। ये भोज नहीं बल्कि ओज होगा, ओज गुण होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि फिर सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करने में रीति जो है यह वामन से सुमेलित होगा, और मार्ग रीति जो है यह कुंतक की है, और संघटना जो है यह आनंदवर्धन की है, और वृत्ति जो है वह मम्मट की है। तो 2 3 4 1 इसका कोड बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? तो जवाब हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न, विशिष्ट पद रचना रीति यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो यह पंक्ति आचार्य वामन की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहम रघुपति के चरित उदारा, कहम मति मोर निरत संसारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपका हो जाएगा प्रतिवस्तु उपमा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, काव्य गुणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो काव्य गुणों की जो कुल संख्या है यह भरत मुनि के अनुसार 10 होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें जो है संचारी भावों की संख्या 33 है, सात्विक अनुभाव 8 है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आचार्य मम्मत ने गुणों की संख्या 6 बताई है। यह जो है गलत कथन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी भी बात को चमत्कारिक ढंग से कहना कहलाता है? तो किसी भी बात को चमत्कारिक ढंग से कहना जो है यह वक्रोक्ति कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य इसमें से कौन एक है? तो इसका जवाब हो जाएगा मम्मट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है? तो जवाब हो जाएगा अभिनवगुप्त। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद पर किस एक लेखक ने पुस्तक लिखी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, हृदय दर्पण के रचयिता इसमें से कौन है? तो हृदय दर्पण के रचयिता जो हैं वो हैं भट्टनायक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो औचित्य विचार चर्चा जो है यह क्षेमेंद्र का है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा असली तत्व दोष। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, असत्य कथन को चुने विभाव इसमें जो है 2 प्रकार का होता है, यह सही कथन है। इसके बाद
अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये भी सही है। भट्ट नायक का मत आरोपवाद कहलाता है, यह कथन जो है असत्य है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमित किस आचार्य ने माना है? तो जवाब हो जाएगा इसका आचार्य शंकु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं यह रसवादी आचार्य हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ब्रह्मानंद सरोवर किसे कहा जाता है? तो इस रस को आप जो है ब्रह्मानंद सरोवर कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न रस सूत्र के आचार्यों में किस एक का मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो भुक्तिवाद जो है कहलाता है भट्ट नायक का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तो रस की सत्ता को आत्मगत मानने वाले आचार्य भरत मुनि हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न काव्य प्रकाश इसमें से किस आचार्य द्वारा लिखा गया है? तो काव्य प्रकाश की रचना जो है आचार्य मम्मट ने की है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में भट्ट नायक का योगदान उसमें से क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साधारणीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति रस सूत्र के किस व्याख्याता आचार्य ने माना है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य शंकु। अगला प्रश्न आलंबन धर्म का साधारणीकरण कौन मानता है? तो आलंबन धर्म का साधारणीकरण मानने वाले आचार्य जो हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा एक अर्थालंकार है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रतिवस्तु उपमा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है, तो आपको इसमें सुमेलित करना है। तो अलंकार जो पंचाशिका है यह मतिराम की रचना है, रस रहस्य जो है यह कुलपति मिश्र की रचना है, साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की रचना है और रस सारांश भिखारी दास की रचना है। तो 2, 3, 4 1 इसका कोड बनेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंगारी कवियों का कालक्रम निर्धारित करिए। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा मतिराम, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, पद्माकर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है असत्य कथन का आपको चयन करना है, तो जवाब हो जाएगा रसिकानंद मतिराम द्वारा रचित है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है सुमेलित करना है आपको। तो साहित्यालोचन जो है यह बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अलंकार पीयूष रसाल की रचना है और अलंकार मंजरी कन्हैया लाल पोद्दार की रचना है। तो यानी 1, 2, 3, 4 इसका कोट हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फिर आपको सुमेलित करना है। तो रस विमर्श जो है, रस विमर्श डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और भारती भूषण अर्जुन सिंह केड़िया। तो इसका भी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ही सही होगा, ऑप्शन इसमें जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है आपका है आचार्य श्याम सुंदर दास का है, ऑप्शन 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी आलोचना निर्णयात्मक मानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए।
तो रस मीमांसा जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और काव्य के रूप जो है यह बाबू गुलाब राय का है। रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नगेंद्र का है, और भारतीय काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथी मिश्र का है। तो 1, 3, 4, 2 ऑप्शन इसका डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी आलोचना का आधार क्या है? तो प्रगतिवादी आलोचना का आधार समाजवादी यथार्थ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने कला का जन्म वासना से माना है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय एवं पाश्चात्य समालोचना का समन्वय करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के बारे में किस विद्वान ने निम्नलिखित कथन दिया? शुक्ल जी को अस्त हुए एक युग के लगभग हो चुका है, शुक्ल जी की आलोचनाएं जहाँ की तहाँ हैं। तो यह कथन जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावादी आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो निराला की साहित्य साधना जो है यह कृति जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसकी कृति है? तो इसका जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन जो है ए। अगला प्रश्न, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति मत किस विद्वान का है? तो यह मत जो है राजशेखर का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शक्ति काव्य का बीज रूप संस्कार है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य मम्मट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अभ्यास ही कर्मस्यो कौशल कथन किस कवि का है? तो यह कथन जो है आचार्य वामन का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कविता क्या है किसका निबंध है? तो कविता क्या है यह निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा एक संचारी भाव नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतर्क। अगला प्रश्न, रससूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट का मत क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन सी, आरोपवाद। अगला प्रश्न, किसी साहित्यिक कृत के गुण दोषों का उद्घाटन करना क्या कहलाता है? तो जवाब हो जाएगा आलोचना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी सिद्धांतों के आलोचक में किसी कृत की आलोचना करना क्या कहलाता है? तो जवाब हो जाएगा प्रगतिवादी आलोचना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी एक विद्वान की समीक्षा पद्धति में हृदय व बुद्धि का समन्वय है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, विशाल भारत पत्रिका संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रीत कितने प्रकार की होती है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न, वीर व विभत्स रसों से युक्त रीत कहलाती है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गौड़ी रीत। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस करुण एवं हास्य रसों में प्रयुक्त रीत क्या कहलाती है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदर्भी रीत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कविताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है उपरोक्त रचनाओं को संक्रमण काल की रचनाएं किसने माना है? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रसाद गुण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा कोमलावृत्ति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान का मानना है कि वैदर्भी रीत के सभी गुण होते हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो जवाब हो जाएगा श्लेष अलंकार,
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, यह कथन किसका है? तो अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, यह कथन जो है भामा का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जहां कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जवाब हो जाएगा इसका व्यतिरेक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वैदर्भी रीत में किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग नहीं होता? तो जवाब हो जाएगा मूर्धन्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें जो है असत्य कथन आपका हो जाएगा रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य भामा ने किया, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रामत्व। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।